हेलो बच्चों, आप सभी का सनराइज एजुकेशन एकेडमी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने कल की कक्षा में देखा विद्युत विभव के बारे में और विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव ज्ञात किया, जिसका फॉर्मूला आया था V बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही कुछ फॉर्मूला आया था विद्युत विभव के लिए अपने पास है। ओके बच्चों, अब आगे चले। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं V बराबर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं P सदिश और P सदिश के साथ में P और यहां पर R सदिश, P सदिश R सदिश cos थीटा अपॉन R क्यूब। मैंने क्या किया, ऊपर R से और नीचे R से, दोनों तरफ R से मैंने गुणा कर दिया, जिसके कारण ऊपर R आ गया और नीचे R क्यूब बन गया। अब यहां पर ये R नहीं है, एक्चुअली में इनके मैग्नीट्यूड है, P सदिश का और R सदिश का मैग्नीट्यूड PR cos थीटा। तो PR cos थीटा है, तो यहाँ इसको मैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है A सदिश डॉट B सदिश का सूत्र होता है A सदिश का मैग्नीट्यूड B सदिश का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो cos थीटा आ रहा है, इसलिए P सदिश और R सदिश के बीच में डॉट मल्टीप्लिकेशन बिंदु गुणनफल आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, V बराबर K P सदिश डॉट R सदिश अपॉन R क्यूब। और आप लोग जानते हो कि ये बिंदु गुणनफल है, यह हमें जो रिजल्ट देगा वह अदिश देगा, मतलब ये जो V है विद्युत विभव, यह अदिश ही है, सदिश नहीं है। आगे यदि मैं विशेष परिस्थितियों की बात करूं तो पहली स्थिति यहाँ पर ये बनती है, ये तो सदिश रूप, यदि कोई पूछे कि विद्युत विभव का सदिश रूप लिखो वेक्टर फॉर्म, तो ये वेक्टर फॉर्म बना दिया और ये है अदिश रूप है, इसी को ही फॉलो करना है। अगर कोई पूछे तो ये करना है, क्या पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत विभव का सदिश रूप लिखो, तब आपको ये लिखना है। अगर मैं विशेष परिस्थितियों में बात करूं तो बिंदु जो P है, जो P बिंदु था ना, आपने ऐसा डायग्राम बनाया था और यहाँ पर P बिंदु था पिछली कक्षा में, यह P बिंदु इसकी अक्ष पर हो। अक्ष कैसे, जैसे ये माइनस क्यूब है, ये प्लस क्यूब है और ये P बिंदु यहाँ पर हो, अक्ष पर हो, अक्ष पर, एक्सिस, ऑन दी एक्सिस, ऑन दी एक्सिस। यदि P बिंदु अक्ष पर है तो उस केस में क्या होगा, ये जो बेटा यहाँ बीच में थीटा बन रहा था, ये थीटा, तो आप भी देख सकते हो कि यदि P बिंदु अक्ष पर होगा तो ऐसे आ जाएगा, तो थीटा का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा जो है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और थीटा 0 है तो इस केस में हम वैल्यू रख देते हैं, तो V बराबर KP cos 0 अपॉन R स्क्वायर। cos 0 का मान 1 होता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया कब, जब बिंदु अक्ष पर हो, तब उस अक्ष पर स्थित बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होगा, तो बोलेंगे तो KP अपॉन R स्क्वायर होगा। थीटा का मान 0 होगा, cos 0 का मान 1 होता है। और यही बात मैं यदि बोल दूं, दूसरी विशेष स्थिति बोलूं कि बिंदु जो है वो निरक्ष पर हो, निरक्ष पर मतलब ये जो लाइन है इस पर बिंदु हो, यहां पर ये है निरक्ष, निरक्ष पर, ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। आप देख सकते हैं कि यह P पॉइंट जो है वो यहाँ निरक्ष पर हो गया, इक्वेटोरियल पर हो गया। इक्वेटोरियल पर हो गया तो ये जो थीटा है तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा, ये थीटा होगा, ये रहा थीटा। और आप देख सकते हैं ये जो थीटा है वो कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, cos 90 हो जाएगा वहां पर। तो इस केस में V बराबर KP cos और थीटा तो हो जाएगा 90 अपॉन R स्क्वायर। आप सब लोग जानते हो cos 90 का मान 0 होता है,
तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी बेटा 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसका मान, विद्युत विभव का मान शून्य होता है। ये देख लीजिए आप शून्य निकाल दिए, ये अक्ष निरक्ष पर इक्वेटोरियल पर निकाला और ये जो अक्ष पर निकाला एक्सिस पर निकाला था। तो हमारे सामने यहाँ पर ये दो आ गए। एक फैक्ट और बनता है, आपने बिंदु आवेश के कारण ये प्लस क्यू आवेश था, उसके कारण स्मॉल r दूरी पर आपने p बिंदु माना था और इसके लिए v का फॉर्मूला निकाला जो कुछ ऐसा फॉर्मूला आया kq/r। ये फॉर्मूला आया था किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए। लेकिन हम यहाँ देखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो उस केस में फॉर्मूला कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब बिंदु आवेश के लिए बोलूं तो v जो होगा वो r के व्युत्क्रमानुपाती होगा पॉइंट चार्ज के लिए। अगर एक ही आवेश रखा हुआ है तो एक ही आवेश के लिए उत्पन्न विद्युत विभव का मान रेडियस या फिर डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन वही बात करूं मैं विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव में तो बेटा दो आवेश होता है ना, -q और +q। तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव की बात करूं तो उसमें जो v होता है वो v 1/r² के समानुपाती होगा। यहाँ 1/r के प्रोपोर्शनल है, वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बातें हमने की हैं विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव होता है, उससे संबंधित आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला टॉपिक जो है वो हम इसी में देखते हैं समविभव पृष्ठ। तो मैं थोड़ा ये साफ कर देता हूं उसके बाद। ओके बच्चों, तो अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से पता चल रहा होगा समविभव का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान आता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो सेम आएगा। और पोटेंशियल सेम है, इसी वजह से उस सरफेस का नाम हमने क्या रखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। ओके, तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनाओगे आप कि ऐसा सरफेस, ऐसा पृष्ठ जिसके, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, एक ऐसा पृष्ठ बना दिया, सपोज देखिए ये पृष्ठ बनाया मैंने, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के हर पॉइंट पर ये पृष्ठ जो है वो एक 3D में मैंने बनाया है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे पृष्ठ रखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ बनाया। तो इसके हर पॉइंट पर आपके विभव का मान समान होगा, इसी वजह से इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। ओके, ठीक है। तो मैंने ये पृष्ठ बनाया, ये 3D में बना दिया। अगर मैं इसको आपके सामने जो अभी ऐसे रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे रखूं तो कैसा बनेगा पृष्ठ, कुछ ऐसा बनेगा। इस पृष्ठ के हर पॉइंट पर, जैसे कि ए पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, ये पॉइंट डी ले लिया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, उन सभी पॉइंटों पर विभव का मान समान होगा। तो मैं बोल सकता हूं जो VA होगा वो बराबर होगा VB के, वही बराबर होगा VC के और वही बराबर होगा VD के। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा यही बन गया, फर्स्ट पॉइंट, कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। सेकेंड चीज, अब बेटा मैं कोई, मेरे पास में आवेश Q है, इस Q आवेश को मैं A से B पर लेके जाता हूं, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा। यही बात हमने पढ़ी है ना, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। कैसे होगा सर ये शून्य, तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा VA माइनस VB बराबर W/Q। आप लोग जानते हो ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके A बिंदु और
बी बिंदु, दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा, इसलिए ये जो वी ए है वी बी के बराबर होगा। तो वी ए माइनस वी बी करूंगा तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। इन दोनों को घटाऊंगा, दोनों तो सेम ही है, तो 0 आ गया। 0 इंटू क्यू बराबर डब्ल्यू कर दो, तो डब्ल्यू का मान बेटा कितना आ जाएगा, 0। तो सेकेंड नियम आपके पास में क्या मिल गया, द वर्क इज डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि मैं आवेश को लेके जाता हूं तो उसमें किया गया कार्य 0 होगा। तो यहाँ पर ये W 0 हो गया। एक और नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पर कि अगर कोई जैसे बहुत दूर आवेश रखा हुआ है, बहुत दूर आवेश रखा हुआ है, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ समतलाकार बनेंगे, ऐसे प्लेनुलर बनेंगे, प्लेन की साइड से। ये 3 सरफेस बना दिए मैंने। यहाँ बहुत दूर रखा हुआ था तो उधर से जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ रही थी ना बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं वो इस प्रकार आ रही थी, ये इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ रही है ये, और ये जो है अलग अलग समविभव पृष्ठ बना दिए। अब ध्यान से समझना इस डायग्राम को। पहली बात तो ये समझ में आती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी उनकी दिशा हमेशा इस समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। तो मेरे पास में क्या बात बनी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी वह हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के। आप देख सकते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला, इसके हर बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो समान होगा। ये इसी प्रकार एक और नया इक्विपोटेंशियल पृष्ठ है, सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। 3 अलग अलग समविभव पृष्ठ हैं। इन तीनों समविभव पर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं ये परपेंडिकुलर आ रही हैं, लंबवत आ रही हैं। तो यहाँ तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे बात करें, एक और छोटा पॉइंट मिल रहा है, क्या ये तीनों अलग अलग समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर सकते हैं क्या, नहीं, नहीं कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट अपने पास में क्या आ गया कि 2 समविभव पृष्ठ, 2 या ज्यादा समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मतलब क्या कि 2 and more than 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे। ये चौथी बात आपके पास में आ गई है। एक और बात यदि मैं बोलूं कि यहाँ पर मैं बोलता हूं आपको कि कोई पॉइंट चार्ज है, आवेश, कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर आवेश बहुत दूर था, इसलिए जो रेखाएं आ रही थी ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो समानांतर आ रही थी क्योंकि बहुत दूर था। बट यहाँ पर एक बिंदु आवेश है तो उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कुछ इस प्रकार से बाहर गुजरती है। ऋणावेश है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ जाएगी, अगर ये ऋणावेश होता तो बाहर से अंदर की तरफ आती। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनाई। तो अब आपको कोई पूछ ले कि बिंदु आवेश के लिए, आपको पूछे कि बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कैसे बनेगा, मतलब समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा, तो उसका आंसर आप क्या दोगे, स्फेरिकल बनेगा। ये जो आप देख रहे हो ना स्फीयर, ये स्फीयर जो स्फेरिकल है ये आपके सरफेस का फॉर्मेशन करता है। किसके सरफेस का फॉर्मेशन करता है,
बिंदु आवेश के द्वारा समविभव के फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये समविभव है, ऐसा अगर देखो तो ये भी समविभव होगा। मतलब ये जो मैं साइड में सर्किल वर्त नहीं बना रहा हूँ, ये गोले बना रहा हूँ, खोखले गोले। तो खोखले गोले के हर बिंदु पर विभव का मान समान होगा। मतलब इसके विभव का मान और इस पॉइंट के विभव का मान दोनों का क्या होगा, समान होगा। और ये अंदर की बात हो तो इसके विभव का मान और इसके विभव का मान क्या होगा, समान होगा। अब ऐसा मत बोलना कि इसके और इसके इन दोनों के विभव का मान समान होगा, नहीं। देखो इसके और इसके विभव का मान समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग समविभव पृष्ठ हैं, ये दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। और बात एक सुनिए, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन पृष्ठों को लंबवत काटती हैं। कैसी काटती हैं? लंबवत। लंबवत काटेगी तभी तो सेंटर से गुजरेगी, तो यहाँ पर लंबवत काटती है। तो यही ये बात बोली थी तीसरी, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर होती हैं। और चौथी बात क्या होगी, दो या ज्यादा समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आप देख लो, ये भी एक समविभव पृष्ठ बना दिया मैंने, ये रहा। तो ये तीनों अलग अलग बना दिए मैंने, ये एक, ये दो, ये तीन। क्या ये तीनों एक दूसरे को कभी काटेंगे? नहीं काटेंगे, इम्पॉसिबल की काट ले। तो बेटा ये मैंने आपको बताया समविभव पृष्ठ के बारे में। आपको ध्यान से कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को मैं लेके भी जाऊं तो उस पर किया गया वर्क जो है वो क्या आएगा, 0। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं। और दो या दो से ज्यादा यदि कोई समविभव पृष्ठ है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हाँ बच्चों, तो हमने समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस को देख लिया। चलो अब हम जो बात करते हैं वो बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। मतलब V और E के बीच में जो रिलेशन है उसको हम देखेंगे। तो अभी इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है। एक बार तो मैं ये चीज बता चुका हूँ, अब थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में यदि मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध। अब मैंने आपको बताया कि संबंध का मतलब फिजिक्स में माता पिता नहीं होता, फिजिक्स में संबंध का मतलब सूत्र से होता है। तो कोई एक फॉर्मूला होगा जो इन दोनों के बीच में है। जी हाँ, ये फॉर्मूला तो हम खुद जानते हैं कि V बराबर इंटीग्रेशन माइनस E डॉट dl होता है। या फिर मैं यदि इसको ओपन करता हूं तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि V, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस इंटीग्रेशन, इस समाकलन को मैं बराबर के उधर लेके जाऊं तो ये अवकलन बन जाएगा, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। और डिफरेंशिएशन बनेगा तो कैसे बनेगा, मतलब dv बन जाएगा। तो dv बराबर माइनस E डॉट dl होगा। नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। प्लस ए प्लस को बराबर के उधर लेके जाऊं तो माइनस बनता है, गुणा है, गुणा को बराबर के उधर लेके जाऊं तो भाग बनता है। इसी प्रकार ये इंटीग्रेशन होता है समाकलन, समाकलन को बराबर के उधर लेके जाऊं तो वह डिफरेंशिएशन अवकलन बन जाता है। तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन को बराबर के उधर लेके गया तो ये डिफरेंशिएशन बन गया। आप देख सकते हो यहाँ पर E डॉट dl है, मतलब इसको अगर ओपन करूंगा तो dv बराबर फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, माइनस EdL cos थीटा। अब ये dl जो है उसको उधर लेके जाओ, माइनस को भी उधर जाओ तो dl मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो माइनस dv अपॉन dl बराबर E cos थीटा।
ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया। ये वेक्टर है ई, इसलिए यहाँ पर एरो लगा दिया वेक्टर की फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं, माइनस लगा हुआ है, मतलब जरूर इसके मान में कमी हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। तो माइनस क्या शो करता है, डिक्रीमेंट शो करता है। किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीमेंट हो रहा है, लेंथ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपॉन में डी एल लिखा है, एल का मतलब लेंथ के रेस्पेक्ट में यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है। हिंदी में बोलूं तो लंबाई के सापेक्ष v के मान में कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई के सापेक्ष विद्युत विभव के मान में कमी होना, इसको बोलते हैं हम लोग विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होगा, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे कि लंबाई के सापेक्ष विभव के मान में कमी होती है, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। और डिनोट करने का तरीका माइनस dv अपॉन dl। चलो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, द डिक्रीमेंट in potential with the respect to length is known as potential gradient। नेगेटिव डिक्रीमेंट हो रहा है और ये ई सदिश cos थीटा के बराबर होती है। चलो इस ये जो ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। dv अपॉन dl स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। लेकिन यदि मैं थीटा बोलूं, थीटा जो है वो 0 डिग्री है। थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर dv अपॉन dl और इसका जो मैक्सिमम मान आएगा, इसका मैक्सिमम मान E वेक्टर के बराबर हो जाएगा। E वेक्टर के बराबर कैसे होगा, क्योंकि cos थीटा cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो cos 0 का मान 1 हुआ, तो यहाँ पर ये आ गया। और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, ये है आपकी सदिश। कौन सी है, सदिश है। मतलब चीज को समझना कि dv अपॉन dl का मान अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि यहाँ e cos थीटा आ रहा है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, पल पल थीटा बदलेगा तो पल पल इसकी दिशा बदलेगी, पल पल दिशा तो बदलेगी तो अदिश हो जाएगा ना। लेकिन इस केस में यदि थीटा का मान मैं 0 डिग्री करता हूँ, उस पर dv अपॉन dl की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी और इसी को e से डिनोट करेंगे। और ये जो है वो क्या है, अपनी सदिश है, वेक्टर है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व या फिर ग्रेडियंट ऑफ v। क्योंकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, तो कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ आएगा ग्रेडियंट v। इसी को बराबर में लिख देता हूं, ये माइनस dv अपॉन dl है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट v। ग्रेडियंट v मतलब समय के साथ, लंबाई के साथ इस v में कमी आना। इसको डिनोट करने का तरीका है ग्रेडियंट v। तो यहाँ पर ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना, आप लोग आगे चलते हैं। सपोज दैट कि एक एग्जांपल लेना, सपोज दैट कि कोई फंक्शन दे दिया। फंक्शन क्या दे दिया, कोई v बराबर कोई फंक्शन है आपको x y z का। आपको क्या दिया, कोई भी v बराबर फंक्शन दे दिया, सपोज दैट x y z। तो इसका आपको ex की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र किस पर निकालना है, अगर कोई पूछे कि भाई फलाना फलाना कोई भी मान दे देते हैं x y z, तीनों के कोई अलग अलग मान देगा, कोई बिंदु देगा तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा E बराबर EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। कैसे निकाला देखो विद्युत क्षेत्र, ये तीनों सदिश राशि है, इसलिए मैंने डायरेक्शन को भी लिखा। कैसे लिखोगे,
E बराबर EXIK प्लस EYJK प्लस EZKK और E फाइंड करने का तरीका आप लोगों के पास पड़ा है माइनस dV अपॉन dl। तो EX ज्ञात करोगे तो EX कैसे ज्ञात करोगे बेटा, माइनस dV अपॉन dl में लिखोगे। x दिशा की बात चल रही है इसलिए क्या आएगा, dx आएगा। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं EY को फाइंड करना है कैसे फाइंड करोगे, माइनस dV अपॉन dy और इसी प्रकार EZ को फाइंड करना है कैसे करोगे, माइनस dV अपॉन dz। इन तीनों को आप अलग अलग फाइंड कर लोगे और उसके बाद में इसमें पुट करोगे तो उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आ जाएगा। एक एग्जांपल करना पसंद करोगे, ये वाली चीज तो रखी है, यहाँ एक एग्जांपल करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर साफ करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना एग्जांपल क्या है। इसी चीज का समझा रहा हूँ इधर एग्जांपल, ठीक है। आपको दे दिया एग्जांपल है, आपको दिया v बराबर 3xyz और पूछा, आपको क्या पूछा कि कोमा 1, 2, 3 पर E ज्ञात करो। क्या पूछ लिया, देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है। v बराबर 3xyz पर 1, 2, 3 पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, E फाइंड आउट करना है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो v दे रखा है वो ये दे रखा है 3xyz। इस पर मुझे बिंदु दे दिया 1, 2, 3 और उस पर मुझे विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। E ज्ञात करना है तो E को कैसे ज्ञात करूं, मेरे पास यदि EX, EY और EZ ये तीनों मान पता चल जाए तो मैं इसमें रख के E ज्ञात कर लूंगा, ठीक है। EX को ज्ञात करते हैं, EX को कैसे ज्ञात करेंगे, EX का तरीका क्या है कि EX, X का मतलब X दिशा में, X दिशा में यदि हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो जो आपको V दे रखा है इसका X के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा। कैसे, मतलब कि dV by dx करना पड़ेगा आपको माइनस लगाकर। चलो कर देते हैं, तो माइनस d अपॉन dx और साथ में कौन है भैया 3xyz। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। आप देख सकते हैं x दिशा में हमें x से मतलब है, बाकी जो है वो हमारे लिए कांस्टेंट है तो बाकी को तो बाहर भेज दो, अंदर कौन बचा फिर, तो बाकी कौन बाहर आएगा, 3 आएगा बाहर, y बाहर आ जाएगा, z बाहर आ जाएगा और बचा क्या अंदर dx अपॉन x। अब dx अपॉन x का अवकलन तो बेटा 1 ही होता है, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस 3yz। अब ये 3yz बाहर क्यों आया, क्योंकि x दिशा में 3yz ये तीनों के तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे। x दिशा में अपन चलेंगे ना तो इन तीनों का मान कांस्टेंट होगा, इसलिए आएगा ये। चलो ठीक है, इसी प्रकार ey ज्ञात करो, तो ey कैसे ज्ञात करोगे आप बताओ जरा, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस dv अपॉन dy बनेगा। x में dx अपॉन ले लिया, y में dy लेंगे। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, माइनस d अपॉन dy और इस y की जगह आपको क्या, v की जगह क्या रखना है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 3xyz। चलो बताओ, अब इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें 3 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है और z कांस्टेंट है, y तो अंदर ही रहेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3xz और अंदर बचेगा dy अपॉन dy। अब dy से dy कैंसिल, मतलब इसका तो अवकलन 1 ही होता है, तो इस केस में वैल्यू आ गई माइनस 3xz। ठीक है, देखो एक तो ये वैल्यू आई है और एक ये वैल्यू आई है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, EZ भी फाइंड आउट करेंगे। चलो EZ भी फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ, इधर ऊपर से हटाकर इसी एग्जांपल को करते हैं ना बेटा, फिर इन तीनों को हमें जोड़ना है। यही एग्जांपल चल रहा है, EZ अपन निकालते हैं। EZ का फॉर्मूला माइनस dV अपॉन dz, तो माइनस d अपॉन dz और v की जगह अपन को क्या रखना है, ये रहा, क्या है ये 3xyz। अब बताओ मुझे इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, 3x y कांस्टेंट है, z अंदर रहेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस
3xy और z अंदर रहेगा मतलब dz अपॉन dz, इसकी वैल्यू 1 तो -3xyz। तो अब अतः E का सूत्र क्या होता है, E वेक्टर बराबर EXI प्लस EYJ प्लस EZ यही फॉर्मूला होता है आपके किसका, E का। तो E का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पर हम चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो E वेक्टर बराबर EX का बेटा ये रहा EX, ये रहा EX, इसको फाइंड कहाँ किया, ये रहा यहाँ किया। तो माइनस 3YZ I प्लस आगे चलो EY कहाँ है बेटा, ये रहा EY क्या है -3xz, तो इसकी जगह क्या रख देंगे -3xz j कैप और EZ की वैल्यू ये है ऊपर -3xy और यहाँ पर k कैप। लेकिन हमें ये थोड़ी पूछा है, अगर ये पूछता ना तो हम ये निकाल देते, हमें ये तो पूछा ही नहीं है। हमें क्या पूछा है कि बिंदु भी दे रखा है, बिंदु 1, 2, 3 पर E कितना होगा। क्या क्वेश्चन है कि बिंदु 1, 2, 3 पर E कितना होगा। तो यहाँ पर E कितना होगा इसको फाइंड आउट करना है। तो x की जगह तो आपको 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है और z की जगह 3 रखना है। इसमें भी रखोगे और सॉल्व करोगे। तो कैसे करोगे, E वेक्टर बराबर -3 इंटू y की जगह क्या रखूं मैं 2 इंटू z की जगह क्या रखूं मैं 3 I कैप, फिर वापस -3 इंटू x की जगह बेटा 1 रखोगे, z की जगह आप 3 रखोगे, ये j कैप -3 इंटू x की जगह 1 और y की जगह 2 और ये k कैप। x, y और z इन तीनों को मान इसमें रख दिया। गुणा करना आप सबको आता है, कैसे करोगे, 3 को 6 से गुणा किया, सॉरी 3 को 2 से गुणा किया 6 को 3 से गुणा किया 18, तो माइनस का 18 I कैप माइनस इनको गुणा किया तो 9j कैप माइनस 6k कैप। ये एग्जांपल हमने यहाँ पर किए। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेशन बताया होगा मैंने और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर दिया। आज का क्या पढ़ा हमने, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, उसने जो विद्युत विभव हमने वो तो कल की कक्षा में पढ़ा, लेकिन उससे रिलेटेड हमने स्पेशल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। आज सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल पढ़ा और रिलेशन बिटवीन V एंड E को पढ़ा, उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी किया। अगली कक्षा में हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ, मैं 2 मिनट हटूंगा, तब आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके।